नमस्ते, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। आज का टॉपिक गुप्त साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद एक महान शक्ति और समृद्धि के रूप में एक साम्राज्य का उदय हुआ। भारत के इतिहास में इसे स्वर्ण युग कहा। भारत के इतिहास में इसे स्वर्ण युग कहा। क्यों कहा इसे स्वर्ण युग? इसकी समृद्धि को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर ही इसे स्वर्ण युग कहा गया। इस साम्राज्य की शिक्षा, साहित्य, गणित, विज्ञान, कला और संस्कृति ने अभूतपूर्व विकास किए। इस साम्राज्य ने हमें शून्य दिया, पाए दिया और आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरि जैसे आयुर्वेदाचार्य, गणितज्ञ, खगोलविद दिए। इतना ही नहीं, इस साम्राज्य ने वास्तुकला, चित्रकला एवं मूर्तिकला में भी अपना अद्वितीय स्थान छोड़ा। इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं औरंगाबाद में अजंता और इलोरा की गुफा, जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन सभी से संबंधित बहुत सारे चित्र उकेरे गए हैं। ये किससे संबंधित है? ये गुप्त साम्राज्य से ही संबंधित है। गुप्त साम्राज्य इतना विस्तृत था कि इसके अंतर्गत कालिदास जैसे महान साहित्यिक थे, जिन्होंने रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत जैसे महान काव्य को लिखा। विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र को लिखा। आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इस साम्राज्य में के दरबार में बहुत सारे ऐसे नवरत्न थे और एक कुशल शासक थे। उनकी कुशल नीति थी, प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक नीतियों के कारण यह साम्राज्य अपने उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचा और भारतीय इतिहास में इसे स्वर्ण युग अक्षरों में हम याद करते हैं इस युग को। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा गुप्त साम्राज्य समृद्ध साम्राज्य था, जिसमें सोने और चांदियों के सिक्के चलाए जाते थे। तो आइए चलते हैं अब हम कंटेंट की ओर। तो आइए इससे समझते हैं। अब हम डायरेक्ट कंटेंट पर आते हैं कि गुप्त साम्राज्य के विषय में, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम से रिलेटेड है, थोड़े से उसके विषय में चर्चा करते हैं। आप डायग्राम के अनुसार से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे कंटेंट को आप एक छोटे नोट्स के रूप में आप इसे अपने नोट में कलेक्ट कर पाएंगे। देखते हैं कि क्या है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र में। गुप्त साम्राज्य 248 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और उसके बाद इसके पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच कब से कब तक इन्होंने शासन किया था? घटोत्कच ने तो 280 से 319 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने उपाधि धारण की, महाराज की उपाधि धारण की। इन्होंने ये जो संस्थापक है, इन्होंने कोई भी उपाधि धारण नहीं की है। उपाधि धारण यहाँ से स्टार्ट हो जाता है घटोत्कच गुप्त से। अब देखिए, यहाँ तक साम्राज्य का विस्तार उस तरह का नहीं हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम के आने के बाद इसे ही वास्तविक संस्थापक के रूप में हम मानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 334 ईस्वी में इन्होंने शासन किया। इस शासन के दौरान ही उन्होंने गुप्त संवत को चलाया। 319 से 320 ईस्वी इसका टाइम टेबल है। आपको इसको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। आप जिस टाइम ये गद्दी पे बैठे थे वही टाइम इसका गुप्त संवत, उसी टाइम में इन्होंने चलाया था। इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराजा धीराज की। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने भी विवाह किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनकी विवाह कहाँ हुआ था? इनका विवाह लक्ष्मी की राजकुमारी उमा देवी से इनका विवाह हुआ। अब देखिए, इनके जो पुत्र थे वो कौन थे? तो समुद्रगुप्त। इनके पुत्र समुद्रगुप्त हैं। इन्होंने कब से कब तक अपना पद को संभाला, गद्दी पे बैठे रहे? तो 335 से 380 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठे रहे। आपके एग्जाम में समुद्रगुप्त से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। इनके जो दरबारी कवि थे वो कौन थे? हरिसेन। इनके दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन जो है, प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है उसको कौन लिखे हैं? तो हरिसेन ही लिखे हैं। और प्रयाग प्रशस्ति लेख का संबंध किससे है? तो अब देखिए, इनको डॉक्टर V.A. स्मिथ ने नेपोलियन कहा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे राष्ट्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था। ये क्या थे? ये संगीत प्रेमी थे। इनको कविराज के भी नाम से हम
जानते हैं और इनके सिक्कों पर इन्हें बीना बजाते हुए हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 पॉइंट आपके बनते हैं कि हरिशैन किसके दरबार में थे, तो समुद्रगुप्त। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 335 से 380 ईस्वी तक था। इन्हें नेपोलियन कहा जाता है, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब देखिए इन्होंने उपाधि लिया था, कौन सी उपाधि ली थी इन्होंने, तो अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि इन्होंने ली थी। इनकी पत्नी देवदत्त देवी है, इनकी पत्नी दत्त देवी है। और ये कहाँ से हमें पता चलता है, तो ये हमें एरन अभिलेख से पता चलता है कि इनकी पत्नी कौन थी, दत्त देवी। ओवरऑल हम देखें तो इसमें इतना ही है। अब समुद्रगुप्त ये साम्राज्य इतना मतलब समृद्ध था कि इसमें सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चलाए जाते थे। सोने के सिक्के को हम दिनार कहते हैं और चांदी के सिक्के को रुपये कहते हैं। अब समुद्रगुप्त ने 6 टाइप्स के कॉइन, जो गोल्ड कॉइन थे, उनको क्या किया, लॉन्च किया था। तो देखिए कौन कौन से थे उसके। तो पहला था कि गरुड़, दूसरा है अश्वमेध, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु, वीणा, शाख है। तो आपको इसे याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गरुड़ तो हम नाम से ही जानते हैं गरुड़। अश्वमेध क्योंकि इसकी उपाधि हमारी अश्वमेध की है, तो आप वहां से अश्वमेध को ये समझ सकते हैं। व्याघ्रहंता और परशु ये 2-3 नाम हैं जो अलग है। वीणा शाख का मतलब हो जाता है ये वीणा बजाते हैं, तो आप यहाँ से भी इसको टाई अप कर सकते हैं याद करने के लिए। अब देखिए, अब इनसे संबंधित कुछ अभिलेख है। जैसे एग्जाम में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा प्राग प्रशस्ति लेख। प्राग प्रशस्ति लेख को किसने लिखा था, तो इनके दरबारी कवि हरिशैन ने लिखा था इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। और इनके बाद प्राग प्रशस्ति लेख में ही ये गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक श्री गुप्त हैं, इनका भी वर्णन प्राग प्रशस्ति लेख में ही मिलता है। रिद्धपुर अभिलेख में इसे तत्पाद परिग्रहित कहा गया है। क्या कहा गया है, तत्पाद परिग्रहित, इनको रिद्धपुर अभिलेख में कहा गया है। अब एरन अभिलेख है वो इनकी पत्नी के बारे में बताता है। दंत देवी के विषय में उनको जानकारी देता है कि उनकी पत्नी कौन थी, तो दत्त देवी थी उनकी पत्नी। तो इस प्रकार अभी इस गुप्त साम्राज्य में हमने श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त को देखा। इसके बाद हमारा जो सेकेंड पार्ट का वीडियो रहेगा उसमें हम देखेंगे समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय को, कुमार गुप्त को, स्कंदगुप्त को और भानुगुप्त को, जिसमें सारा गुप्त साम्राज्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी आपके पास अगर घटना चक्र की बुक हो या कोई भी प्रैक्टिस हो, तो इस चैप्टर का आप प्रैक्टिस जरूर करें। उससे आप ऑब्जेक्टिव को कवर करें, देखें कि आप इससे रिलेटेड कितने सारे ऑब्जेक्टिव को आप कंप्लीट कर पाते हैं। इससे क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव पर कॉन्सेप्ट बना रहेगा, तो कमांड आपके चैप्टर पे होगा, तो ऑब्जेक्टिव आराम से क्लियर होंगे। अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे तो आगे चल के उसमें कंफ्यूजन होगी और आप भूल जल्दी जाएंगे। तो इस तरह से आप पढ़ाई करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलूंगी।